नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। रीट लेवल 2 के इस संभव बैच के अंदर अपन अगली क्लास में पहुंच गए और देखते ही देखते अपनी क्लासों का सिलसिला पहुंच चुका है 32वीं क्लास तक। 32वीं क्लास यहाँ पे चल रही है, यानी कि इतिहास पढ़ते हुए, भारतीय इतिहास पढ़ते हुए अपन 32वीं क्लास तक पहुंचे हैं। साथ ही साथ ओपीडी पे अपना जो दूसरा चैनल है वहां पे भारतीय राज्य व्यवस्था भी शुरू कर दी है। तो दोनों तरफ से अपना जो है ये बैच चल रहा है और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी भी तरह के पेड कोर्स की आवश्यकता है, क्योंकि जितना पेड कोर्स में करवाया जाता है उससे बेहतर तरीके से अपन आगे चल रहे हैं और पात्रता आपकी और आपकी ही है और उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। आज का जो टॉपिक है वो है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। एक क्लास का ही टॉपिक है, नॉर्मल चीजें समझनी है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत आसान है। सिर्फ समझना क्या है, भू राजस्व व्यवस्था जो उस समय थी उसको समझना है, फिर थोड़ा सा धन निष्कासन वाली चीजों को समझना है और अपना चैप्टर हो जाएगा पूरा। ठीक है, यानी कि जो भू राजस्व व्यवस्था है उसमें आप लोगों को स्थायी बंदोबस्त, इजरेदारी प्रथा, फिर स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी, ये चीजें समझनी है और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लोगे, आप लोगों के यहाँ से बेड़ा पार हो जाएगा। और अपने आ गए हैं किस पैटर्न पे, अपन आ गए हैं लाइव ही है लेकिन अपलोड है, यानी कि आप 8 बजे क्लास देख रहे हो, मैंने इसे शूट किया 6:30 बजे। बात वही है, किस लिए? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे रहे, पढ़ाई पे। लाइव चैट का कोई मतलब नहीं है, मैंने देखा अपने जरूरत होगी तब अपन लेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव क्लास में लूंगा तब अपन लाइव चैट पे लेंगे क्योंकि उसमें जरूरी होती है। लेकिन ये पैटर्न जो है वो सबसे बेस्ट है और स्टूडेंट जो है बहुत खुश भी रहते हैं इससे, क्योंकि अपन पूरी तरीके से किस पे फोकस रहते हैं, पढ़ाई पे। मेरा भी फोकस इस पे, आपका भी इस पे, है ना। तो अपन चलते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या पढ़ना है अपने को, ब्रिटिश प्रभाव। ठीक है, और इस क्लास के बाद आप लोगों के इसका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। चलिए सबसे पहली स्लाइड पे चलते। देखो, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश जो प्रांत था, ब्रिटेन जो था, अंग्रेज यानी कि ऐसे समझ लो सामान्य भाषा में, अंग्रेजों ने जहां जहां पे शासन किया, ठीक है, तो क्या किया, जिन देशों पे शासन किया उन्हें गुलाम बनाया, तो वो उनके उपनिवेश कहलाए। वो क्या कहलाए, उपनिवेश, और इसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, ये आसानी से समझ में आने वाली चीजें आसान भाषा में आप समझ जाते हो। तो उपनिवेशवाद की आर्थिक नीतियों के 3 चरण थे और ये 3 चरण जो है इनका वर्गीकरण किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया है। किसने किया है, कार्ल मार्क्स ने जो है इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, यदि पूछे, इतना आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। ठीक है, देखो नंबर पहला जो है वो वाणिज्यिक चरण है, यानी कि पहले जो है वाणिज्य पर ही ध्यान दिया गया। ये 1757 से 1813 तक है कि इसमें पूरी तरीके से वाणिज्य पे ध्यान दिया गया था, व्यापार पे ध्यान दिया गया था। फिर इसके बाद में औद्योगिक काल आ जाता है। इसके बाद में क्या आता है, औद्योगिक चरण आता है जो 1813 से 1858 तक चला है। 1857 की क्रांति होने के बाद फिर जो है वित्तीय पूंजीवाद का काल आ जाता है, यानी कि यहां से नीति जो है अंग्रेजों के सिर्फ ये होती थी, धन को जैसे जैसे हो बाहर ले जाना है। कच्चे माल, अपने यहाँ पे कच्चा माल है उसको ले जाके वहां पे बेचना वगैरह, जितना धन हड़प लिया जाए, जितना ले लिया जाए उतना ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई है, बाद में और भी कोई हो गई तो अपने को बोरिया बिस्तर समेटने पड़ेंगे, तो जितना हो सके बटोर लो। तो ये फिर कौन सा काल कहलाया, वित्तीय पूंजीवाद का, 1860 के बाद वाला। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अपन उस समय के भू राजस्व व्यवस्था पे। किस पे, भू राजस्व। देखो, इनकम का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, भू राजस्व था। टैक्स, किस पे टैक्स, किसानों पे, जमीनों पे, खेतों पे, ये टैक्स यानी भूमि पर टैक्स, वो भू राजस्व। अब ये प्रथाएं चेंज होती गई। ठीक है, ये प्रथाएं चेंज होती गई। सबसे पहले जो थी यहाँ पे इजारेदारी प्रथा थी। कौन सी, इजारेदारी प्रथा। इस इजारेदारी को यदि मैं कहूं ठेकेदारी प्रथा तो भी गलत नहीं है, आप लोगों को इसी से याद रखना है। मेरा काम क्या है, आप लोगों को आसान भाषा में इस चीज को समझा देना। कंटेंट आप लोगों के पास में भी है, ऐसा नहीं है कि कंटेंट की कोई कमी है या मैटर की कोई कमी है। ठीक है, माखी कटु अवेयर है, इतनी सर्दी में माखी रह गए, हदुगी रहे, कलयुग है भाई। तो क्या है यहाँ पे, क्या समझना है, इजारेदारी यानी कि ठेकेदारी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसकी जो है वो चीज हो जाएगी, वो अपने अनुसार जो है उस पे फिर लगान देगा, ये है। ठीक है, ये क्या है, इसकी शुरुआत 1772 में जो है इसकी शुरुआत हुई और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसी को जो है, ये क्या होती थी, पहले वार्षिक होती थी,
तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक प्रयास किया, इसे 5 वर्षीय भी किया बीच में, लेकिन फिर वापस जो है इसको फिर से 1 वर्षीय कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से। ये बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करके ये व्यवस्था लागू की गई थी। ये सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। एक आप लोगों को पूछते हैं कि ये 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था ये किसने लागू की? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 10 साला बंदोबस्त लागू किया, जिसे बाद में स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाने लगा। 10 साला बंदोबस्त यानी कि पहले वार्षिक होता, फिर 5 साल वाला इसने लागू किया एक बार, फिर वापस इसने वार्षिक कर दिया, लेकिन 10 साल वाले बंदोबस्त को लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो बाद में स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। और यहाँ स्थायी बंदोबस्त यानी कि 10 साल के बंदोबस्त के नाम से जाना गया। इनमें कौन हावी होते थे? इनमें जमींदार हावी होते थे। कैसे जमींदार हावी होते थे? अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूं आप लोगों को। इस स्लाइड पे आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि उस समय का जो है अपने आर्थिक नीतियां जो थी वो 3 चरणों में विभक्त थी। पहला चरण वाणिज्यिक चरण, दूसरा औद्योगिक, तीसरा वित्तीय पूंजीवाद, और इनके ये सन है, ठीक है। फिर इजारेदारी प्रथा, जिसको ठेकेदारी प्रथा कहा जाता है, जिसका संबंध किससे था? वॉरेन हेस्टिंग्स से था, और 1772 के अंदर जो है ये शुरू की गई थी। बस यहीं से पूछते हैं, बाकी नहीं पूछते। इस स्लाइड से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भैया अब बढ़ते हैं अपन आगे। ओके, देखो अब आता है अपने मेन स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। देखो 3 ही भू राजस्व स्पेशली पूछे जाते हैं, एक स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी, एक महालवाड़ी, ठीक है। और तीनों ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा। स्थायी बंदोबस्त का मतलब है जमींदारी प्रथा है, एक तरीके से डायरेक्ट याद रखो, सीधा याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त यानी वहां पे जो है एक एरिया का बना दिया जमींदार, और वो जमींदार जो है वो टैक्स लेके किसको देगा? अंग्रेजों को देगा, कंपनी को देगा, ठीक है। क्या संबंध हो गया? सीधा के सीधा देखो ये संबंध हुआ। इसमें क्या हुआ? किसान, बहुत सारे किसान है, ठीक है। इन किसानों पे जो है जमींदार हो गया। कौन हो गया? जमींदार। और ये बिचौलिया हुआ एक तरीके से, ये जो है किसको देगा? कंपनी को टैक्स देगा। अब ये जमींदार मान लो टैक्स समय पे जमा नहीं कराता है, तो इसके लिए एक सूर्यास्त कानून भी था। आप लोगों को इतनी डीप नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। इनके लिए 1794 में एक सूर्यास्त कानून लाया था, जमींदारी इसकी छीन लेते थे, मतलब एक तरीके से लाइसेंस इसका ले लिया, फिर ये जमींदार नहीं रहा। इनके लिए भी कंपनी ने व्यवस्था कर रखी थी कि नहीं दिया तो समय पे नहीं दिया, जमींदारी निरस्त, ये चीज। तो इसमें जो है बिचौलियों का रोल बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। किसान बहुत त्रस्त थे इसमें, स्थायी बंदोबस्त में, कंपनी के तो कोई नहीं, फायदा ही था। ये 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 साला व्यवस्था लागू की, और 1793 में ये स्थायी बंदोबस्त में बदल गई। 1793 में ये क्या है? स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी गई। 1793 में ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। मैंने मैप भी शामिल किया है, जिस मैप के माध्यम से अपन और अभी इसको समझेंगे कि इसमें और क्या क्या अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। जॉन सोर वगैरह जिसका जिक्र होता है, उन वो जो है अपने स्थायी बंदोबस्त से संबंधित रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को कभी पूछ भी सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती, ठीक है ना, कि आप लोगों को पूछ भी ले। थॉमस लो, जॉन सोर, ठीक है, इनके क्या कि मतभेद चलते थे, जेम्स ग्रांट वगैरह, तो वो कभी पूछ ले तो ध्यान रख लेना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं तो आगे नाम लिखा हुआ याद रहेगा, ठीक है। वैसे नहीं पूछते इसलिए मैंने वन लाइनर में भी नहीं दिया था, आप लिख लेना फिर भी। जॉन सोर, जेम्स ग्रांट, ठीक है, थॉमस लो, इन सब का संबंध जो है इससे रहा है। ये जॉन सोर और जेम्स ग्रांट तो एक दूसरे की नीतियों से बहुत उलझते थे, एक दूसरे से आर्ग्यू बहुत करते थे, इनकी नीतियां मिलती नहीं थी, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अभी ये जो है कहां कहां लागू थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किन किन क्षेत्रों में था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक सहित ये भारत के 19% भूभाग पर था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके जो है ये 19% भूभाग पे था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो स्थायी बंदोबस्त वाला एरिया यदि अपन देखें तो स्थायी बंदोबस्त वाला एरिया, ये एरिया जो है वो अपने स्थायी बंदोबस्त के अंदर आता है। ये एरिया जो है मेन, अब कुछ जो है अलग भी है इसमें, लेकिन मुख्यतया ये जो है ये स्थायी बंदोबस्त के अंदर आता है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था मुख्यतया यहाँ पे लागू थी, ठीक है ना। तो कहां है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक सहित ये भारत के 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था में जमींदार भू राजस्व वसूली करता था, और वसूली का 10वां भाग जो है ना, 10वां या 11वां भाग, वो तो क्या है अपना पास रखता था, और बाकी हिस्सा जो है वो जमा करवाता था कंपनी में,
यानी कि ऐसे समझो कि 1/10 भाग, ठीक है, 1/10 भाग जो है वो तो खुद के पास में रखता था। ये 1/10 भाग जो है 10वां भाग या 11वां भाग तो खुद के पास रखता था, ठीक है। 1/10 भाग एक तरीके से मान ले अपन कि खुद के पास रखता था, और 9/10 भाग जो है वो कंपनी को देता था। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि 10वां या 11वां भाग जो है, जो भू राजस्व वसूल किया है, उसका 10वां या 11वां भाग तो अपने पास रखता था, और बाकी जो है कंपनी के अंदर जमा करवाता था। कौन? जमींदार। तो ये जमींदारी व्यवस्था हो गई एक तरीके से। ये कैसी व्यवस्था थी? ये एक तरीके से जमींदारी व्यवस्था हो गई थी, जिसमें जमींदार क्या करता था, 1/10 भाग अपना कमीशन के तौर पे मान सकते हो आप कि अपने पास रखता था, बाकी जो है जमा करवा देता था कंपनी के पास। कंपनी कौन सी? कोई आपकी या मेरी कंपनी नहीं, ये ब्रिटिश कंपनी के पास। अब लो स्क्रीनशॉट, अब लो स्क्रीनशॉट लो। इस तरीके से याद रखना बहुत आसान हो जाता है, काफी सारी चीजें आप लोगों के इसमें आसान हो जाती है। ये सूर्यास्त कानून वगैरह आप नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, क्योंकि इतना मेरे ख्याल से इतना डिटेल डीप में जाके एग्जामिनर रीट में नहीं पूछता है, ठीक है, रीट में नहीं, वो तो फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछ ले तो बात अलग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये स्थायी बंदोबस्त अपने हो गया क्लियर दिमाग में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं अपन व्यवस्था पे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो कि यहां पे जहां रैयत लिखा है ना, इस रैयत का मतलब है किसान। रैयत का क्या मतलब है? किसान। यानी कि कंपनी जो है डायरेक्ट रैयत से टैक्स लेगी। अब रैयत से भू राजस्व वसूल करेगी कंपनी जो है, अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट किससे, इस व्यवस्था में किससे टैक्स लेते हैं? डायरेक्ट रैयत से, यानी कि किसानों से डायरेक्ट जो है इसके अंदर टैक्स लिया जाता है। शुरुआत इसकी जो है ना, यदि पूछे इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। देखो शुरुआत जो है वो 12 महल तमिलनाडु से 1792 में ही हो गई, लेकिन ये चीज पूछते नहीं है। यदि पूछे कि शुरुआत कहां से हुई और 12 महल तमिलनाडु दे रखा है तो आपको ये करना है, लेकिन ये पूछते कम है। पूछते ये है कि किसके प्रयासों से शुरू हुई, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। और मैं कैसे याद रखता हूं इसको पता है? मैं ऐसे याद रखता हूं, रैमरी मून, रैमरी मून ऐसे याद रखता हूं। रैमरी मून का क्या? रे से तो रैयतवाड़ी, ठीक है, म से ये ध्यान रखना है कि आगे अपन इसको अभी पढ़ने वाले भी है वैसे भी, कि मद्रास के अंदर जो है इन्होंने लागू किया है, ठीक है। तो म से क्या याद रखेंगे? मद्रास। यहां से रीड याद रखना है और यहां से मुनरो याद रखना है। बेस्ट है ये तरीका। बस क्या है? रैमरी मून, बस इतना याद रखना है। रे यानी रैयतवाड़ी, म यानी मद्रास, ठीक है, री यानी रीड और मून यानी मुनरो। यानी रीड और मुनरो जो थे उन्होंने मद्रास के अंदर लागू कर दी थी। 1820 में जो है शेष बचे हुए भाग पर भी इसे जो है लागू कर दिया गया था, ठीक है। मद्रास के अंदर लागू किया और 1820 तक शेष बचे हुए भाग पर भी लागू कर दिया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ब्रिटिश भारत में यदि कहे कि सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो वो रैयतवाड़ी लागू थी। कौन सी थी? सबसे ज्यादा जो व्यवस्था लागू थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये 51% भूभाग पर थी। ये कितने भूभाग पर थी? 51% भूभाग पर थी। 51 पर ये थी, 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त था, और बाकी जो बचेगा 30% भाग उस पे महालवाड़ी व्यवस्था थी। और ये प्रतिशत के आधार पे पूछा जाता है। ये सीधे बनने वाले सवाल डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो 51% ये समझना कि किसान को सबसे ज्यादा फायदा, रैयतवाड़ी में तो सबसे ज्यादा एरिया पर भी वही थी, ठीक है। ये इस व्यवस्था से सीधा किसान ही भूमि का स्वामी होता था। किसान जो है भूमि को बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था। ये सारे अधिकार किसे प्राप्त है? किसान को प्राप्त है। तो ये किसान के लिए हितकर थी थोड़ी सी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये व्यवस्था कहां कहां लागू थी? मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग और सिंध वाले क्षेत्र में व्याप्त थी। अब देखो यहां पे ये अपने जो है, ये देखो ये जो डॉट लाइन दे रखी है, ये अपनी व्यवस्था आप कह सकते हो कि ये वाला जो क्षेत्र है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था, ठीक है। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था? इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये क्षेत्र आता था, ठीक है। यानी कि मुंबई वाला क्षेत्र आ गया, मद्रास आ गया, ठीक है, पूर्वी बंगाल आ गया, असम, कुर्ग और सिंध वाला क्षेत्र जो है ये इसके अंतर्गत आता था यहां पे। यानी कि ये कितने? 51% भूभाग पर फैली हुई थी। 51% भूभाग पर ये फैली हुई थी व्यवस्था, इसको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं इसमें से, सीधे सीधे प्रश्न इसमें से बनते हैं, ठीक है। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये किसानों के लिए हितकर थी, और इसमें मतलब जो निश्चित कर देते थे ना, स्थायी मतलब जो राशि निश्चित कर ली थी उसका लगभग जो है
आप मानकर चले कि किसान जो है ना, इसमें 20 से 30 वर्षों में ये इसमें नियम परिवर्तन करने का कुछ ऐसा प्रावधान था और 51% भूभाग पर ये जो है लागू हुआ करती थी। ठीक है, चलिए, मतलब रैयत कहते हैं किसान को, ये ध्यान रखना है सीधा का सीधा। रैयत किसको कहते हैं? किसान को कहते हैं, बस। और रैयत से सीधा ही कर लिया जाता था तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई। और लगान का प्रतिशत यदि पूछे कि कितना प्रतिशत लगान दिया जाता था, तो 33 से 50 या 55% तक लगान जो है दिया जाता था। तक लगान 33 से 55%, 50% भी सही है, तो यहां तक जो है लगान दिया जाता था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है अपने व्यवस्था महालवाड़ी की। अब इस व्यवस्था में क्या था कि बहुत सारे खेत थे, उन खेतों को यानी कि किसानों को मिलाकर एक यूनिट बना दी, एक पूरी जो है, मान लीजिए गांव। ठीक है, बहुत सारे किसान हैं। ठीक है, बहुत सारे किसान हैं। ठीक है, बहुत सारे किसान हैं। ये सब जो है किस में निवास करेंगे? ये सब निवास करेंगे एक पूरे गांव में, और इस पूरे के पूरे गांव को नाम दे दिया महाल का। ठीक है, कि ये जो है खेती कहां करेंगे? इस महाल में करेंगे। और ये महाल जो है मिलाकर फिर जो है यहां से ये जो है टैक्स देगा। टैक्स किसे देगा? ये कंपनी को देगा। टैक्स किसे देगा? कंपनी को। मान लीजिए कोई किसान समय पे नहीं देता है टैक्स, तो उसे फिर इस महाल से बेदखल कर दिया जाता है, यानी कि उसकी कृषि वर्षी सब कुछ भी वो नहीं कर पाता है। ये व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था। ये कैसी थी? महालवाड़ी व्यवस्था। शुरुआत जो है इसकी हॉल्ट मैकेंजी ने एक प्रस्ताव लाया। उस हॉल्ट मैकेंजी के प्रस्ताव से 1822 में इस व्यवस्था को मान्यता मिली थी। और उस समय यदि गवर्नर जनरल देखे तो विलियम बेंटिक जो है, इसका श्रेय जाता है कि उसके समय में ये शुरुआत हुई, लेकिन इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लागू की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपके उत्तरी भारत के अंदर जो है 1833 में आर मार्टिन बर्ड ने यह व्यवस्था लागू की। यानी कि बर्ड यानी कि पक्षी था ना, वो उड़ता है। पक्षी क्या करता है? उड़ता है। उड़ के उत्तर दिशा में चला गया। पक्षी क्या है? मार्टिन बर्ड, वो उड़ता है, उड़ के उत्तर दिशा में चला गया। और 1833 के अंदर जो है ये व्यवस्था याद रखनी है। उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो है जेम्स थॉमसन ने जो है ये व्यवस्था लागू की। थॉमसन ने जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर यह व्यवस्था, जेम्स थॉमसन जो है यह व्यवस्था लागू करता है। यह ध्यान रखना है। और इसे जो है यहां पे इसी के नाम से, थॉमसन के नाम से, थॉम्पोनियन व्यवस्था के नाम से भी जाना गया है। बाकी इतना डिटेल नहीं पूछेंगे। ये कहां थी ये पूछा जाता है। तीनों के अंदर कहां पे थी ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत के आगरा यानी कि यूपी वाला जो क्षेत्र है, आगरा अवध, ये यूपी के अंदर आते हैं। पंजाब, दक्कन आदि क्षेत्रों में ये विस्तृत थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे यदि देखें अपन तो देखो पंजाब, दक्कन, यूपी वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये व्यवस्था ये लागू थी। और ये कौन सी व्यवस्था है? महालवाड़ी व्यवस्था। ये कौन सी है? महालवाड़ी व्यवस्था। और ये लगभग जो है भारत के 30% भूभाग पर विस्तृत थी। ठीक है, ये भारत के 30% भूभाग पर विस्तृत थी। यानी कि याद करो, पेन गिरा है यानी कि यहां से सवाल बनेगा पक्का तुम्हारे, याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले अपन ने स्थायी बंदोबस्त पढ़ी, वो कितने प्रतिशत भूभाग पे थी? 19। उसके बाद में अपन ने पढ़ा 51% भूभाग पे रैयतवाड़ी। उसके बाद अपन ने पढ़ा अपने 30% भूभाग पे महालवाड़ी। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्थायी बंदोबस्त के लिए S, ठीक है, रैयतवाड़ी के लिए R, और इसके लिए लिख देता हूँ M, महालवाड़ी के लिए, यानी SRM 19, 51, 30। इस तरीके से याद रख लेना। ये ट्रिक भी हो गई एक तरीके से, और याद रखने का बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे। ठीक है, आई बात समझ में टाबरो? तो ये है मतलब तरीका पढ़ने का कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने सबसे पहले इजारेदारी प्रथा पढ़ी, फिर स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, फिर रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी। और ये टॉपिक बहुत कम पढ़ते हो आप, यानी कि ये जो है राजस्थान जीके जैसा नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप लोग कैसे समझ पाओगे? जब हमने समझा है। तो हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, हमें पता है कि कौन सी चीज इतिहास में कहां से किस तरीके से पूछी जाती है। इसलिए कहता हूं कि रख विश्वास, तू है जीजीडी के पास। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। और ये सारी चीजें जो है अपन ने वन लाइनर के अंदर आपको दे रखी है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही दी हुई है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज है, जैसे कि ये जो है ना 2 लाइनें, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप नोट करोगे। ये मैंने स्पेशली आपको नोट करवाने के लिए ही उसमें बाकी रखी कि इसको आप अपने हाथों से नोट करोगे, तब जो चीजें यहाँ मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ वो हाथों से
मैंने सेल्फ नोट्स के लिए स्पेशल वहां पे जगह भी दी है चैप्टर के अंदर, है ना, जगह दी है ना, वहां पे जो है आपको नोट करना है हाथों हाथ चीजें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये है अपने शॉर्ट रिवीजन फिर से। ठीक है, सबसे पहले देखो स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, सबसे पहले क्या है, स्थायी बंदोबस्त है, जिसे जमींदारी सिस्टम भी कह दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ा अपन ने 1793। ठीक है, किस क्षेत्र में थी ये, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, और बनारस यानी कि वाराणसी। ठीक है, इसमें कौन जो है टैक्स लेने के लिए कौन जिम्मेदार था, जमींदार लेता था। ठीक है, और यहाँ पे जो है कलेक्ट करके कंपनी के पास भी कौन जमा करवाता था, कि यहाँ पे जमींदार करवाता था। यानी एक तरीके से मालिक कौन हो जाता था जमीन का, जमींदार ही हो जाता था। फिर आए अपने थॉमस मुनरो और रीड, कैप्टन रीड। ये रैयतवाड़ी प्रथा 1820 अपन ने पढ़ा। ये कहां का, मद्रास, मुंबई, ठीक है, पूर्वी बंगाल, है ना, असम, कुर्ग, इन क्षेत्रों में थी। और यहाँ पे जो है कौन टैक्स के लिए मतलब मालिक कौन होता था, रैयत यानी कि डायरेक्ट किसान मालिक होते थे। कौन होते थे, किसान मालिक होते थे। और टैक्स लेता कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती थी, कंपनी डायरेक्ट लेती थी। फिर विलियम बेंटिक का समय आ गया। ठीक है, विलियम बेंटिक का समय आ गया, 1833 वाली बात आ गई। तो नॉर्थ वेस्ट अपने यहाँ पे अपन बात करें, ये कहां थी, स्पेशली अपन क्षेत्र देखें तो ये यूपी। ठीक है, स्पेशली आपको जो है अवध वगैरह याद नहीं भी रखो तो आपको याद रखना है कि ये कहां थी, यूपी के अंदर थी, पंजाब के अंदर थी, सिंध के अंदर थी। तो ये वाले ही क्षेत्र जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, दक्कन वगैरह। ठीक है, इसमें भी जो है किससे लिया जाता था, महाल से लिया जाता था। किससे, महाल, यानी कि एक तरीके से क्या है, गांव के ऊपर पूरी यूनिट बना दी गई थी, वहां से लिया जाता था। और लेता कौन था, सीधी कंपनी जो है, वहां पे एक व्यवस्था थी जिससे सीधा महाल के जरिए जो है कंपनी के पास में ये जाता था। तो इस शॉर्ट में रिवीजन करने के हिसाब से एक रिवीजन हो जाता है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक्स्ट्रा चीज, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा चीज है आप लोगों के लिए। देखो ब्रिटिश भारत में अनौद्योगिकीकरण का समय कौन सा रहा है, 1800 से 1850 तक। ठीक है, अनौद्योगिकीकरण का इसलिए रहा है क्योंकि इस समय जो है छुटपुट घटनाएं बहुत ज्यादा हुई, छुटपुट घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, और हड़प नीति वगैरह ये सारी चीजें जो है इस समय प्रमाण पे थी, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ये अनौद्योगिकीकरण का काल रहा है। परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर ये किसने कहा कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है। ये कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो विलियम बेंटिक ने कहा है। किस लिए कहा, क्योंकि भारतीय जो बुनकर थे, भारतीय जो कारीगर थे, उनको उनका मेहनताना सही ढंग से नहीं मिल रहा था। यहाँ मेहनत की हुई चीजें ब्रिटेन में जाकर बिक रही थी, महंगे महंगे मूल्य में मिल रही थी, यहाँ पे कच्चा माल का पैसा भी सही ढंग से नहीं दिया जा रहा था, उनके हुनर की यहाँ कोई कदर नहीं हो रही थी। कार्ल मार्क्स ने भारत में बिछाई गई रेल लाइन को क्या कहा, रेल लाइन जो है ना उस समय आधुनिक प्रगति के पहिए थे एक तरीके से, इसलिए आधुनिक युग का उदय जो है इस रेल लाइन को कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, 1860 के बाद वित्तीय पूंजीवाद के युग में पूंजी निवेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, कि 1860 के बाद जो अपन ने युग पढ़ा तीसरा चरण, ये देखो ये जो तीसरा चरण है वित्तीय पूंजीवाद का युग है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि पूंजी निवेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, जहां पे पूंजी निवेश के तो सरकार को ऋण, रेल निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, चाय, कॉफी, रबड़ के बाद कोयला खाने, जूट मिलें, जहाजरानी और बैंकिंग, इनके अंदर जो है पूंजी निवेश ज्यादा किया जा रहा था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश प्रभाव। ये यहाँ रेल वगैरह किसकी देन है, डाकघर वगैरह किसकी देन है, ब्रिटेन अंग्रेजों की देन है। तो ये यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये सारा मैटर वन लाइनर में आपको दिया है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्लास से रिवाइज हो रहा है, उससे वापस पढ़ोगे फिर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब ये सीधा वन लाइनर का ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे सीधे की सीधा ऐसा लिया। देखो क्या पूछते हैं आपको, इस समय सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ, सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में सबसे ज्यादा, इनमें भी सबसे ज्यादा जो है कहां हुआ है, तो सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में हुआ है। और भारत में रेल निर्माण में ब्रिटिश पूंजीपति द्वारा किए गए निवेश का कितना प्रतिशत ब्याज की गारंटी मिलती थी, तो 5% उस समय क्या दिया जाता था, ब्याज की गारंटी दी जाती थी। ठीक है, वह पहला उद्योग जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगेगी, भारतीयों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा नहीं, वह पहला उद्योग जिसमें भारतीयों द्वारा लगाई गई, तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। जैसे कि अपन देखते हैं कावस जी ने जो है सूती वस्त्र मिल जो है शुरू की है, जो भारतीयों द्वारा जो है पहली पूंजी लगेगी वो सूती वस्त्र उद्योग में। ब्रिटिश भारत में नई कृषि तथा भू राजस्व व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी।
इस कमी के कारण किस वर्ष उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ गया था, जबरदस्त अकाल पड़ा था। तो वो ध्यान रखना 1866 से 67 के समय यहाँ पे जबरदस्त भूखमरी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स ने भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा जो है भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में की है। 1916 के अंदर सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में। देखो, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी कौन थे? ये इतना जबरदस्त प्रश्न है कि एग्जामिनर का फेवरेट है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी फारसी थे, इन्होंने सबसे पहले भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान भी लगाया और जो धन यहां से बाहर जा रहा था, धन निष्कासन के सिद्धांत से बहुत जबरदस्त इन्होंने प्रकाश डाला है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी थी? 20 रुपए थी। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्या दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई है? ठीक है, कब? 1867-68 में तो 20 रुपए बताई थी उस समय, ठीक है। यह भी पूछा जाता है, ले स्क्रीनशॉट। यही है आप लोगों के वन लाइनर जो सीधे प्रश्न देती है, एग्जाम में सीधे बनते हैं इनमें से प्रश्न। देखो यहां पे अपन इसको पढ़ लिए, ठीक है। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन कर, ठीक है, 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए किसने बताई है? तो वो ध्यान रखना है, डॉक्टर VKRV राव ने। किसने? डॉक्टर VKRV राव ने वैज्ञानिक आकलन किया है और 62 रुपए बताई है, लेकिन ये टाइम पीरियड चेंज हो गया, 1931-32 है, ठीक है। फिर देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 और द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1870 आदि लेखों द्वारा धन बहिर्गमन का सिद्धांत या धन निष्कासन का सिद्धांत, इसकी व्याख्या किसने प्रस्तुत की? अपने दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की है, ठीक है। और ये पुस्तक है, इसमें से भी ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर सीधी सीधी पूछता है। जहां मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगवा रहा हूं ना, वो वाकई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और पता नहीं एग्जामिनर भी देखता ही होगा, इसलिए बहुत बनते हैं ये प्रश्न खूब। फिर देखो, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राष्ट्रवादी रमेश चंद्र दत्त, आप लोगों को ऐसे लिखा मिलेगा RC दत्त, ठीक है। आप लोगों को कैसे? RC दत्त लिखा मिलेगा कि किस पुस्तक को भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना गया? तो इन्होंने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो, यदि अपन उस समय की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अपन को दादा भाई नौरोजी और RC दत्त दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है और इन दोनों से यही प्रश्न बनते हैं सीधे, आप लोगों के रीट के लेवल के तो सीधे प्रश्न है, ठीक है। 1901 में RC दत्त ने 2 करोड़ 20 लाख पौंड प्रति वर्ष का निष्कासन का अनुमान लगाया। उस समय 2 करोड़ 20 लाख पौंड प्रति वर्ष जो है धन निष्कासन हो रहा था, यानी कि अपना धन, सोने की चिड़िया था अपना भारत पहले, लेकिन अपना धन जो है कहां जा रहा था? वहां पे अंग्रेजों के पास जा रहा था। किस अंग्रेजी इतिहासकार ने भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशरम लूट का काल कहा है? क्या? खुली और बेशरम लूट का काल कहा है? तो वो कहा है पर्सिवल स्पीयर ने। किसने कहा है? पर्सिवल स्पीयर ने। यूं समझ लेना कि पर्स लूट लिया, तभी तो ध्यान रखोगे कि पर्सिवल और लूट का काल कहा है, बस यही है। धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा है? तो वो अपने फिर दादा भाई नौरोजी, और इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, अनिष्टों का अनिष्ट कहा है, ये है वापस अपने दादा भाई नौरोजी। जो प्रश्न बनते हैं सीधे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव जो है वो सीधे प्रश्न यहां से बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो अपन ने स्थायी बंदोबस्त से लगाकर इजारेदारी प्रथा से लगा के स्थायी बंदोबस्त से रैयतवाड़ी से महालवाड़ी से फिर धन निष्कासन और भारतीय अर्थव्यवस्था के और भी पहलुओं को छुआ है, और इसका स्क्रीनशॉट आप लो फटाफट। और भी पहलुओं को छुआ तो है ही, और ये होती है अपनी जो अपलोड क्लास की खासियत। क्योंकि मैं जब अपने तीर्थ यात्रा पे तिरुपति बालाजी वाले में गया था, तो वहां पे देवस्थान विभाग के DM मिले थे, उनकी वाइफ भी पढ़ती है अपने इससे, तो वहां पे जो है उन्होंने कहा था कि आपकी क्लास की सबसे अच्छी खासियत क्या है पता है? मैंने कहा क्या? तो आपकी क्लास में जो है
टू द पॉइंट और सीधी स्टडी पर बात होती है, बीच में कोई आप चर्चा वगैरह या ये नहीं करते। अभी जो लाइव क्लासेस में फिर भी 2-5 मिनट की हो जाती थी, वहां पे भी अपना कंट्रोल रहता था, फिर भी हो जाती थी, लेकिन फिर से अपन आए अपनी इसी शैली पे, क्योंकि ये टाइम जो है ना बेटा, शांति काल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये आपको भगदड़ से बचाता है। इस समय पढ़ा हुआ ही आप लोगों को सिलेक्शन तक लेकर जाता है, न कि उस समय आप एग्जाम के टाइम पे 500 प्रश्न, 700 प्रश्न, 800 प्रश्न, 1000 प्रश्न, भले वो चीजें सिर्फ हमारे चैनल ग्रो करने के लिए होती है। उसमें से आपको मान लो 1000 प्रश्न कहीं पढ़े, आपने 8-10 घंटे लगाए, 500 प्रश्न पढ़े 8-10 घंटे, उसमें से 10-12 प्रश्न आते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, आते ही है, इतने सब के आते हैं, लेकिन वो क्या हमारे चैनल को तो अच्छे से ग्रो करवाते हैं। आप लोगों का उसमें कोई फायदा नहीं। आप लोगों का फायदा अब है शांति काल में, देखना वो 500, 1000 प्रश्न, 700 प्रश्न अभी कहीं कोई नहीं चलाएगा, अब भी कहीं कोई नहीं चलेगा। अभी सब पेड कोर्सेज में व्यस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका ये भाई मिलेगा आपको रोज पढ़ाने वाला, या अपने यहाँ से जीजीडी से पढ़ाने वाले टीचर मिलेंगे डेली, इस तरीके से क्लास देंगे, इतनी शिद्दत से क्लास देंगे जैसे कि उनका छोटा भाई या छोटी बहन पढ़ रही है, उसका सिलेक्शन होना जरूरी है। तो इस भावना को समझना, और हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, और आप लोग नियमित रहोगे, आप लोग व्यवस्थित पढ़ोगे, और आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इस जज्बे को और जिद को, जुनून को जगा के रखना है, और अभ्यास साथ साथ करते रहना। ये सारी चीजें आप लोगों को बता रखी है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, अभी भी समय है आप लोगों के पास। आज की क्लास में साथियों इतना ही, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।